नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी संरचना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और पृथ्वी के ऊपर वैज्ञानिकों ने तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर लिया है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक चंद्रमा तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कुछ चीज़ों के आधार पर उन लोगों ने पता लगाया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं पृथ्वी के अंदर, आखिर पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, जिसका मैं कारण बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो आधार बनाया गया, आधार कि किस आधार पे आखिर पता किया गया कि पृथ्वी के जो अंदर है वो डेंसिटी इतना है, उसके बाद टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, ये सब सिलिकॉन कितना मात्रा में है, उसके नीचे नीफे है। मतलब कहने का है कि इन सब चीज़ों के बारे में उन लोगों ने पता कैसे लगाया। तो सबसे पहला आधार इनका है घनत्व। कौन सा है? घनत्व, डेंसिटी। तो ये सब चीज़ें कभी कभी लिखने में ज़्यादा काम आती है, वनडे एग्जाम में भी आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन देख लीजिए घनत्व के आधार पर इन लोगों ने पता किया। घनत्व के बाद आता है आपका दाब। घनत्व हो गया, उसके बाद आपका दाब हो गया, प्रेशर। और दाब के बाद ज्वालामुखी से जो घटनाएं पैदा होती है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी के आंतरिक संरचना में को पता करने में मुख्य योगदान जो है वो ज्वालामुखी को है। मतलब वोल्केनो जो वहाँ से मैग्मा निकलता है तो पता कर लिया जाता है कि कौन से एलिमेंट्स की मात्रा ज़्यादा है उसमें। तो यहाँ पर ज्वालामुखी है, अगला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उसके बाद भूकंपीय तरंगों से भी पता किया जाता है। भूकंप का भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पता करने में महत्वपूर्ण रोल है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है, मैं भूकंप पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें PSL करके 3 तरंगें हैं। तो तरंगों का स्पीड के आधार पर पता कर लिया गया कि आखिर डेंसिटी किस आधार पर बढ़ती है, किस आधार पर घटती है। तो भूकंप का भी इसमें रोल है, भूकंप का भी इसमें रोल है। तो इसे याद रखिएगा, अर्थक्वेक का। तो डेंसिटी, प्रेशर, वोल्केनो और अर्थक्वेक, घनत्व, दाब, ज्वालामुखी और भूकंप, ये इन सभी चीज़ों के आधार पर। और एक और चीज़ है, उसको भी याद रखिएगा, तापमान। क्या है? तापमान। तो तापमान भी इसमें रोल करता है, क्योंकि तापमान जैसे जैसे धरती के अंदर चले जाएंगे, आप तो पढ़े होंगे, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि इतना ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ मिलेगा इसके बारे में। तो ये आधार आप याद रखेंगे, घनत्व, दाब, ज्वालामुखी और भूकंप और तापमान। ये 5 चीज़ें हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने पता किया है। तो चलिए देखिए, अब यहां पर क्या है कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको एकदम गोला मैं बना रहा हूं। ये पृथ्वी है मान लीजिए, और इसको 2 तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझेंगे। देखिए, इसका एक बाहरी तरफ का स्ट्रक्चर है, मतलब कहने का है कि आप इसके ऊपर चले जाएंगे तो आपको मिलेगा वायुमंडल, और इसके अंदर जाएंगे तो इसके आंतरिक संरचना के बारे में, अंदर वाले भाग के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो इसके अंदर में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया है कोर। कौन सा एरिया है? कोर, इसको बोलते हैं क्रोड। और बाहरी जो एरिया है, देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, इस एरिया को मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ये जो एरिया है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मतलब कि भूपर्पट्टी बोलते हैं। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिस पे हम लोग रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी कहा जाता है। ये निश्चित एक गहराई तक है, उसके बाद मेंटल आने लगता है, मैग्मा, लावा निकलने लगता है। ये आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पूरे 7 प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। हालांकि अभी 8वां कॉन्टिनेंट भी खोज दिया गया है, महाद्वीप खोज दिया गया है 8वां, जीलैंडिया के नाम से, न्यूजीलैंड के बगल में है। लेकिन अभी प्रमाणित 7 ही महादेश हैं। तो 7 महादेश मैग्मा पर तैर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि ये मैग्मा जो है, इस पे 7 महादेश जो है वो तैर रहे हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी।
भूपर्पट्टी। तो इसे ध्यान में रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो ये क्रस्ट का हिस्सा है भूपर्पट्टी। और उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेंटल। तो ये मेंटल है, यानी कि इसे मैग्मा भी कहा जाता है। मेंटल कहिए, मैग्मा कहिए, प्रवार कहिए, सब एक ही है। मतलब यहाँ से ये गरम गरम लावा है एकदम, और टेम्परेचर भी यहाँ 1200 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये किसका हिस्सा है? ये कोर का हिस्सा है। कोर का हिस्सा इसे बोला जाता है क्रोड। जो मैंने इस तरीके से दिखाया है इसको बोलते हैं क्रोड। तो ये आपका हिस्सा है जिसका नाम है कोर। कोर या इसे क्रोड भी कहा जाता है। कोर कहिए या क्रोड कहिए। अब देखिए, भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसलिए उसे सियाल भी कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, इसे किस नाम से जानते हैं? सियाल। सियाल भी कहा जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मतलब भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। उसके बाद आप मेंटल जो देख रहे हैं, मेंटल को बोलते हैं, इसमें जो अधिकता होती है वो होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। किसकी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसे कहा जाता है सीमा। क्या कहा जाता है? सीमा। तो इसे भी याद रखिएगा, सीमा किसे कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है। और उसके बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं कोर, कोर जो केंद्र है पृथ्वी का, इसमें ज़्यादातर निकेल और फेरस पाया जाता है। फेरस बोलते हैं लोहा को, तो निकेल और लोहा पाया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है नीफे। तो नाम सुनेंगे आप लोग, चाहे पढ़े होंगे कभी, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। सियाल किसको बोलते हैं? भूपर्पट्टी को। सीमा किसको बोलते हैं? मेंटल को बोलते हैं। और नीफे किसको बोलते हैं? तो कोर या क्रोड को बोलते हैं। इसे याद रखेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब पृथ्वी के अंदर के भाग के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर इसकी मोटाई अगर आप देखेंगे, यहाँ से इसकी मोटाई, तो ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट की मोटाई कितनी है? तो अगर क्रस्ट की मोटाई देखा जाए, इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी की मोटाई अगर देखी जाए तो इसकी मोटाई है, आप कहीं कहीं देखेंगे 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में ये 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक मिलेगी। इसकी जो मोटाई है ये 34 से 100 किलोमीटर तक। हालांकि ये समुद्र में कम पाई जाती है, इसकी मोटाई जो है समुद्र में कम है, क्योंकि समुद्र गहरा है ना, तो समुद्र में इसकी मोटाई कम होती है। अगर कभी पूछ देगा आपसे कि प्लेटें कहाँ पर कमज़ोर, मतलब कहने के प्लेटें कहाँ पर पतली होती है, तो प्लेट जो होती है वो महाद्वीपीय प्लेटें ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन महासागरीय जो प्लेट होती है वो पतली होती है, क्योंकि महासागरों में इसकी गहराई क्या होती है? कम होती है। तो ये 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो मेंटल की जो मोटाई है, मेंटल की जो मोटाई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, मेंटल की मोटाई है आपकी 2900 किलोमीटर। मेंटल की मोटाई कितनी है भाई? 2900 किलोमीटर। तो इन दोनों को याद रखिएगा। अच्छा, बीच के भाग को भी आप निकाल सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। और सीधा चले जाएंगे तो पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी की त्रिज्या भी याद रखिएगा, पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या एग्जैक्ट है 6370 किलोमीटर, लेकिन लगभग में एग्जाम में पूछा जाता है 6400 किलोमीटर देता है। तो आपको देख लेना है एग्जाम में, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई? 6370 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर। इसे याद रखना है। क्रस्ट की मोटाई 34 से 100 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर मेंटल की जो मोटाई है वो कितना है? वो है 2900 किलोमीटर। और बाकी का त्रिज्या में से दोनों को घटा लीजिएगा तो कोर की मोटाई मिल जाएगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि
जो डेंसिटी होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मतलब कहने का है कि जैसे जैसे क्रस्ट से नीचे मेंटल की ओर बढ़ेंगे, कोर की ओर, तो पृथ्वी का जो डेंसिटी है पृथ्वी के अंदर, वो डेंसिटी बढ़ते जाता है। मतलब उसके अंदर जो भी पदार्थ होंगे उसकी डेंसिटी, घनत्व तो बढ़ते जाता है। मतलब अगर आप यहां से शुरुआत करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अगर आप यहां से शुरुआत करते हैं तो यहां पर लगभग आपको 2.5 से 3 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। मतलब ये घनत्व है, भूपर्पट्टी का घनत्व। तो भूपर्पट्टी का जो घनत्व होता है, भूपर्पट्टी का घनत्व ये होता है 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कहीं कहीं 2 से 3 या 2 से 2.5 भी दिया रहता है, लेकिन यही याद रखेंगे आप, 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा? केंद्र पर होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा? केंद्र में होता है। एक बात याद रखिएगा कि केंद्र 2 तरीके का है, केंद्र सेंटर जो है वो 2 तरीके का है, मैं अभी बताऊंगा। अभी आप यहीं देखिए कि भूपर्पट्टी का घनत्व इतना है, और क्रोड का जो घनत्व है, क्रोड यानी कि क्रोड का घनत्व यह है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पृथ्वी के कोर का जो घनत्व है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसे याद रखिएगा। और भूपर्पट्टी का 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है। तो देखिए, पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 मतलब 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि घनत्व क्या होता है? घनत्व क्यूब में ही होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में ज़्यादा यही पूछा जाता है, VVI है, इसे याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए आप लोग। घनत्व मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है m/v। क्या होता है? D बराबर m/v, मतलब कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताइए कि मास बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, या द्रव्यमान बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन घट जाएगी, और आयतन बढ़ेगी तो द्रव्यमान घट जाएगा। इस तरीके से अब क्या है कि एरिया पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो बताइए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भूपर्पट्टी है, मेंटल है, कोर है, कौन है? इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? मेंटल का है। मेंटल लगभग 84%, पूरी पृथ्वी का लगभग 84% घेर करके रखा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है। और मेंटल का आंतरिक संरचना तैयार करना मुश्किल है। अभी तक वैज्ञानिकों ने मेंटल का कोई भी आंतरिक संरचना तैयार नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें ये जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के ही बारे में हम लोग कुछ अध्ययन कर पाए हैं। इसके आंतरिक हिस्से में, मेंटल में हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे भूकंपीय तरंगे भी कई तरह से यहाँ पर मतलब विचलित होती है, घूमती है। तो देखिए यहाँ पर भी भूपर्पट्टी जो है, भूपर्पट्टी मतलब क्रस्ट पूरे पृथ्वी का 0.5% है। अगर 100% पूरी पृथ्वी है तो 100% का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये पूरी पृथ्वी का कितना है भाई? ये पूरी पृथ्वी का 0.5% है, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मेंटल है, ये पूरे पृथ्वी का 84% है। कितना है? 84%, तो इसे भी ध्यान में रखना है, 84%। और बाकी का जो कोर है या क्रोड है, कोर या क्रोड जो है वो पूरे पृथ्वी का कितना होगा? तो ये हो गया 15.5%। देख रहे हैं ना? मतलब कहने का है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये मेंटल है। अब वैज्ञानिकों ने किस आधार पर आंतरिक संरचना को तैयार किया है मैं बता रहा हूं। चलिए तो इसे मिटाते हैं।
देखिए, जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे तरबूजे का एक हिस्सा यहाँ से ऐसे काट करके निकाल लिया जाता है। मान लो कि ये हिस्सा मैंने काट करके निकाल लिया, पृथ्वी का इस हिस्से को काट करके निकाल लिया गया। निकाल करके अध्ययन नहीं किया गया है, मैं बता रहा हूं कि कल्पना किया जाता है ऐसे। देखिए, ये पृथ्वी का वो हिस्सा है और यहां से निकाल लिया गया। तो यहां पर ये है आपका क्रस्ट। कौन सा है? ये हिस्सा है क्रस्ट। क्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी। तो ये है हमारा भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी है। उसके बाद यहाँ जो एक हिस्सा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। तो ये जो हमारा हिस्सा है इसको बोलते हैं मैग्मा या मेंटल। ये मेंटल है, मेंटल का भाग है। और देखिए जो कोर है ना, कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कोर का हिस्सा ऐसा है जिसको बाह्य कोर कहा जाता है, और एक हिस्सा है जो आंतरिक कोर कहा जाता है। और ये दोनों दो स्टेट में पाया जाता है। एक स्टेट है आपका लिक्विड और एक स्टेट है सॉलिड। तो जो बाहरी कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और जो आंतरिक कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। तो पूछा जाता है कि कोर किस स्टेट में पाया जाता है, तो आप हमेशा आंसर देंगे लिक्विड में। याद रखिएगा, तरल अवस्था में पाया जाता है। और जो सेंटर है, सेंटर में अत्यधिक दबाव होने के कारण, अब बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण लिक्विड भी सॉलिड में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये बाहरी कोर है और ये कौन सा है? ये आंतरिक कोर है। मतलब ये इंटरनल है, ये आउटर है। तो इस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या? कोर बोलते हैं। कोर में दो भाग, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। तो इसे याद रखना है। अब देखिए, अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसकी जो मोटाई है वो लगभग 34 किलोमीटर, मैंने बताया था कि 34 किलोमीटर है, 34 से 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद ये जो मोटाई इसकी है, ये है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900, 2900 किलोमीटर। और जैसे ही 5100 के करीब में आइएगा, 5100, तो 5100 के करीब में यहाँ पर आएंगे आप, तो 5100 के करीब में ये हिस्सा पाया जाता है जहाँ से आंतरिक और बाहरी कोर अलग होते हैं, 5130 के करीब में। और यहाँ पर 6370 पहुँच जाते हैं हम लोग, 6370। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एकदम सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। क्रस्ट जो आप देखते हैं, क्रस्ट में सॉलिड हिस्सा जो है, सॉलिड। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये लिक्विड स्टेट है। मतलब कहने का कि ये लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं बोल सकते इसको आप सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। मतलब ये ना तो लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है। जैसे आपको कहा जाए कि टूथपेस्ट क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है, तो आप कहेंगे क्या? सेमी सॉलिड है। मतलब ना तो वो सॉलिड है ना ही लिक्विड है। तो वो इसी स्टेट में है मैग्मा जो है, कि एकदम उस पे जो आप कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, महाद्वीपीय प्लेट है, वो तैरते रहते हैं उस पे धीरे धीरे एकदम। तो ये जो हिस्सा है इस पे मिलता है, जो सॉलिड स्टेट है वो इस पे आकर के मिलता है। तो यहाँ पर एक गैप बनता है, गैप, जिसको असंबद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंबद्धता। तो इस पे जो गैप बनता है उस गैप को कहा जाता है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी एरिया बनती है। क्या बनती है? डिसकंटिन्यूटी एरिया। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट, ऐसे पूछेगा, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट, या ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है उसका क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पर जो असंबद्धता बनता है इसका नाम है, जैसे मान लो कि कहीं भी आप ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ और
कम घनत्व वाले पदार्थ को मिला नहीं देंगे आप, वहाँ पे एक एरिया बन जाएगा जिसको डिसकंटिन्यूटी एरिया बोलेंगे, वही काम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर जैसे ही सॉलिड और लिक्विड मिलते हैं तो एक एरिया बनता है जिसका नाम है मोह डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। तो इसे याद रखिएगा, मोह असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी एरिया बोला जाता है, मोह डिसकंटिन्यूटी एरिया, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर बाह्य कोर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बाह्य कोर, बाहरी कोर, आउटर कोर और जो मेंटल का निचला भाग है, मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सा असंबद्धता बनता है? तो यहाँ पर कौन बनेगा भाई, यहाँ पर कौन सा डिसकंटिन्यूटी एरिया बनेगा? तो यहाँ पर बनता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एरिया। इसे भी ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाहरी, ये जो है ये बाहरी कोर है और ये आंतरिक कोर है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में भी एक एरिया बनता है और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, बाहरी और आंतरिक कोर का जो एरिया बनता है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं लेहमैन। क्या बोलते हैं? लेहमैन असंबद्धता। मतलब कि इन तीनों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। और मेंटल और आउटर कोर जो है, बाहरी कोर, मेंटल और बाहरी कोर के बीच में क्या बनता है? तो वहाँ पे गुटेनबर्ग असंबद्धता बनता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एरिया। उसके बाद बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन सा बनता है? तो यह है लेहमैन असंबद्धता। तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये 3 पार्ट्स में बांट करके अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अब क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में इतना तापमान ज़्यादा है कि हर चीज़ वहाँ पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन दबाव भी तो ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से भी, बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से भी यहाँ पर कुछ चीज़ें सेंटर में एकदम सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। मतलब प्लाज्मा स्टेट का नाम सुनेंगे, प्लाज्मा के बाद 5वां जो स्टेट होता है, वो सारा स्टेट अब हो सकता है कि देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई खोज ये नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट, मतलब कहने का है कि पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, लेकिन ये कुछ ही समय तक होता है। बाकी के जैसे ही आप अंदर बढ़ते जाएंगे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। हो सकता है कि 20 मीटर पे ही बढ़ने लगे, 20 मीटर पे 1 डिग्री, 10 मीटर पे, 5 मीटर पे, हो सकता है कि प्रति मीटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगे, उसके बाद और भी कम हो जाए, इस तरीके से बढ़ने लगता है। तो अभी वनडे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में याद रखिएगा, प्रति 32 मीटर पर। और यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर मिलता है, हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जाएंगे तो प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। क्रस्ट के ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा और क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ये घटता है, ऊपर जाएंगे तो घटता है। तो अब ये नहीं कि ये याद कर लीजिएगा, ये याद करना है कि नीचे जाने पर ये तापमान बढ़ता है और ये वायुमंडल में ऊपर जाने पर ये घटता है। वायुमंडल का इसलिए मैंने बता दिया कि कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक तत्व
तो ये ध्यान रखिएगा, भूपर्पट्टी में क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं? तत्व एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ही तोड़ करके दो चीज़ें बनाई जाती है, एलिमेंट्स से ही बनते हैं धातु और अधातु। तो लगभग सभी एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं से तोड़ करके धातु और अधातु बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये कितना है? ऑक्सीजन है आपका 46%। कितना है? 46। ऐसे 46.8% है, लेकिन लगभग में ऐसे ही पूछा जाता है, 46% पाया जाता है शरीर में। नहीं, अगर पूछा जाएगा शरीर में ऑक्सीजन कितना है तो 65%। आपको भूपर्पट्टी का मैं बता रहा हूँ, भूपर्पट्टी में 46% पाया जाता है। उसके बाद है सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है ये पाया जाता है 27.72%। तो इसे भी ध्यान रखना है, 27.72%। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ये पाया जाता है 8.13%। उसके बाद है लोहा। लोहा, लोहा जो है ये पाया जाता है 5%। इन चारों को अगर आप याद रखते हैं तो आप एक अच्छे जानकार हैं। अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं किसी पीसीएस मेंस के लिए, तो आपको और भी आगे पढ़ना पड़ेगा, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों के बारे में कितना कितना पाया जाता है। लेकिन ये ऐसे वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी है। ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13% और लोहा 5%। ठीक है, तो बाकी का और भी चीज़ें मैं लिखवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इनको कवर कर लीजिए। देखिए, अब ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर दो चीज़ें मैंने बताई थी। अब थोड़ी सी और भी जानकारी ले लेते हैं। इंटरनल भाग के बारे में तो जान ही लिए। अब देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है ये 7 महादेश का है, ये कॉन्टिनेंट है, और ये जलीय हिस्सा है, जलीय भाग है। तो जलीय भाग जो है ये कितना परसेंट है? तो ये है लगभग आपका 71%। कितना है? 71%। और स्थल भाग जो है ये जलीय भाग है और ये स्थल है। पृथ्वी पर स्थल भाग कितना है? ये पड़ता है 29%। कितना पड़ता है? 29। तो इसे ध्यान में रखना है, 71 और 29। अब देखिए, पूरा जो कॉन्टिनेंट है, पूरा जो स्थल भाग है, पूरा जो पैंजिया है वो 29 है, और पूरा जो वाटर एरिया, वाटर मास या पैंथलासा, ये 71% है। तो जलीय भाग का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा स्थान कौन सा है जलीय भाग में? तो सबसे गहरा स्थान है आपका मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त है 11,033 मीटर है, और ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस द्वीप के निकट पड़ता है। इसे ध्यान में रखना है, सबसे गहरा जगह है। और यहाँ पर स्थलीय भाग में, जो स्थल भाग है, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? पृथ्वी का स्थलीय भाग का सबसे गहरा स्थान, तो गहरा स्थान इसका है, आप लोग जानते होंगे, डेड सी का नाम, मृत सागर का नाम। तो मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर, डेड सी, मृत सागर। और मृत सागर की जो गहराई है वो 397 मीटर है। कितना है? 397 मीटर। तो इसे भी ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के गहरा भाग जो है उस मेरियाना गर्त 11,033 मीटर, प्रशांत महासागर, और उसका जो स्थलीय भाग का सबसे गहरा बिंदु है वो कितना है? तो वो है आपका 397 मीटर, मृत सागर। मृत सागर का नाम मृत सागर है क्योंकि वो इतना ज़्यादा सैलिनिटी वाटर उसमें पाया जाता है, इतना ज़्यादा नमक का मात्रा है कि उसमें कोई भी जीव जीवित नहीं है, इसलिए उसका नाम मृत सागर रखा गया है। मृत सागर जॉर्डन एक देश है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखिएगा कि मृत सागर जॉर्डन एवं इजराइल के बीच स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है कि मृत सागर जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में स्थित है। ये पूरे पृथ्वी के स्थलीय भाग का सबसे गहरा बिंदु है। तो यही था, आप इतना अगर जानते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और जो चीज़ आप नहीं जानते उसको ध्यान में रखिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।